हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं कि इस समय हम आपका जो है बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की बुक करा रहे हैं, जिसमें एजुकेशन 1 को सबसे पहले हमने लिया है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी। अगर आपका यूपी टेट आ रहा है तो यूपी टेट का आपका लगभग 70% जैसा कि हमने बताया था उतना सिलेबस आपका इस बुक से कवर होगा और जल्दी हम इस बुक को ख़त्म कर देंगे। फिर हम एजुकेशन 2 स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम आपको इन चारों सेमेस्टर की बुक को ख़त्म करवा दें। उसके बाद हम आपका, जैसा कि आपका सुपर टेट में सिलेबस है, आप देखे होंगे बाल विकास का, जीवन कौशल का, शिक्षण कौशल का, तो उसमें हम टॉपिक वाइज आपको उन चीज़ों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम आपको ये बुक रीडिंग करा देंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत पहले हमने पढ़ा भी दिया है, तो उससे हम नई चीज़ें अपडेट करके भी आपको पढ़ाएंगे। तो शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल विकास, वो हम अलग तरीके से फिर से आपको पढ़ाएंगे। और ये बुक रीडिंग आपके लिए जो ज़रूरी है सभी एग्जाम के लिए, चाहे यूपी टेट हो आपका, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे जो हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक रीडिंग आपके लिए ज़रूरी है चारों सेमेस्टर की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिया है। आप देखते होंगे कि इस बुक में कोई भी आपको गलती देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए ये बुक आपकी अच्छी है और एससीईआरटी की साइट से हमने डाउनलोड की है इसे। देखिए, बाल विकास में हमने क्या क्या देख लिया है। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और आप देखते होंगे कि हमने देख लिया यहाँ पर व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके, व्यक्तित्व विभिन्नता, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वंशानुक्रम, वातावरण, इन सारी चीज़ों को देखा है। फिर अधिगम में, एक सेकेंड, आप देखते होंगे कि अधिगम में हमने क्या क्या देख लिया है। तो अधिगम में हम देख रहे हैं क्या क्या हमने देख लिया और क्या क्या हमें आज देखना है। तो अधिगम में हमने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ देख ली है, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य और गौड़ नियम दोनों देख लिए हैं। हमने इसमें देखे थे कि थॉर्नडाइक के सीखने के 3 नियम होते हैं और जो है सीखने मुख्य 3 नियम होते हैं और 5 जो है गौड़ नियम होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है आपका अधिगम के प्रमुख सिद्धांत एवं कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। शायद मैंने इसे देख लिया है या देखा है कि नहीं देखा है, हमने यहाँ तक शायद देखा है, यहीं तक देखा है। ठीक है, आज से हम यहाँ पढ़ेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। इसमें जिससे थॉर्नडाइक आ जाएंगे, आपके पैवलाव आ जाएंगे, स्किनर आ जाएंगे। हम जितनी चीज़ें कवर कर पाएंगे आज ही कवर कर लेंगे आपकी, फिर उसके बाद हम चीज़ों को आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें। देखिए, मेहनत जारी है, हो सकता है कि आपकी वैकेंसी आ ही जाए। ठीक है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मेहनत जारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षार्थी जो हैं सभी मेहनत कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो उम्मीद है, भगवान से दुआ है कि वैकेंसी आ जाए। तो चलिए आते हैं सीधे हम चैप्टर पे जहाँ से हमने छोड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। तो जैसा कि हमने कहा है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आते हैं हम अगले टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में विकास, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, पैवलाव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पढ़ेंगे, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत पढ़ेंगे, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ेंगे, पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, वाइगॉत्स्की का पढ़ेंगे, ब्रूनर का पढ़ेंगे। ये सारे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। चाहे आप वो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट कुछ भी ले लीजिए, ये सारे सिद्धांत हर हाल में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पर आपका एजुकेशन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सीधे क्लास को। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखी हुई हैं चीज़ें, सभी चीज़ों को हम देखेंगे। लिखा हुआ है कि व्यक्ति अपने जीवन में, एक सेकेंड, लिखा हुआ है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई विधियों से सीखता है। देखिए, थोड़ी सी हमने मोटी कर ली है पेन, चलिए थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ओके, ठीक है, हमने देखा है व्यक्ति अपने जीवन में कई विधियों से सीखता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे कई प्रकार से विभाजित किया है। ठीक है, हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक में 10 से भी अधिक, ठीक है, 10 से भी अधिक सीखने के सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो हिलगार्ड ने जो है अपने किताब में, अपनी बुक में कितने जो है सीखने के सिद्धांत का वर्णन किया है? तो 10 से अधिक सीखने के सिद्धांत का वर्णन किया है। इस संबंध में यह निश्चय करना कठिन है कि कौन सा सिद्धांत ठीक है और कौन सा गलत है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि सिद्धांत क्या है, ना तो ठीक होते हैं और ना ही गलत होते हैं। वे विशेष कार्यों के लिए कम या अधिक लाभप्रद होते हैं। वो अपने अपने कार्य के लिए अपनी अपनी उपयोगिता रखते हैं। अब हम देखते हैं कि सीखने, अधिगम या सीखने के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न है। तो सबसे पहले हम थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत देखते हैं, जिसे हम प्रयत्न या भूल का भी सिद्धांत कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे
हम देखेंगे यहाँ पर थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, जिसे हम प्रयत्न व भूल का भी सिद्धांत कहते हैं और प्रयास व त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन चीज़ को लिख लीजिएगा, क्योंकि नाम बदल बदल कर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम देख रहे हैं इसमें, तो जो थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, और हम कहते हैं इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। E.L. थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व भूल के इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा है कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है, तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक यानी स्टिमुलस होता है, जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, तो उसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध भी कहते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया का भी सिद्धांत कहा जाता है थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को याद रखेंगे। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सारे किसके हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे हमारा क्या है, आगे हमारा आता है थॉर्नडाइक का प्रयोग पूछा जाता है। थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक ने थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में जानेंगे। थॉर्नडाइक क्या थे, एक पशु वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, पशु मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। पूछा जा सकता है आपका, इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि पशु, पक्षी व बच्चे प्रयत्न व भूल के द्वारा सीखते हैं। देखिए, जो मेन चीज़ आपकी यूपी टेट में पूछी जाती है कि थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पे था, तो आपका बिल्ली पे था। ये मेन चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चूहे और मुर्गी भी आप याद रखेंगे, अगर कहीं ऑप्शन में दे रहा है तो देख लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम बिल्ली पढ़ते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है कि जैसे पशु, पक्षी और बच्चे दोनों ही प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखते हैं, यानी प्रयास करते हैं, भूलते हैं, उसी के द्वारा सीखते हैं। फिर देखेंगे, अपने एक प्रयोग में इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रयोग है इनका, और बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर भोज्य सामग्री रख दी। ठीक है, बिल्ली के लिए भोजन क्या था, उद्दीपक था। भोजन को हम क्या कहेंगे, बिल्ली के लिए क्या था, भोजन क्या था, उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उनमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई। जब उद्दीपक को देखा बिल्ली ने, यानी कि अपने भोजन को देखा, तो उसके अंदर क्या हुई, इसके अंदर प्रतिक्रिया आरंभ हुई। ठीक है, बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयत्न किए। बिल्ली ने अंदर ही उछल कूद किया, बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए। प्रयत्न यानी कई प्रयास किए, और पिंजड़े के चारों ओर घूमकर कई पंजे मारे, और प्रयत्न करते करते अचानक उस तार को खींच लिया जिससे पिंजड़े का दरवाज़ा खुलता था। ठीक है, दोबारा फिर बंद करने पर बाहर उसे आने के लिए पहले से कम समय में सफलता मिल गई। तीसरे और चौथे प्रयास में और भी कम प्रयत्नों में सफलता मिल गई, और एक परिस्थिति आई कि एक बार में ही दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आने लगी। ठीक है, तो ये प्रयोग था। तो इसी प्रकार देखिए, तो इसमें प्रयोग एक बार ध्यान से सुनिएगा। जैसे इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक भूखी बिल्ली को क्या किया, एक पिंजड़े में बंद कर दिया, ये हमने पिंजड़ा मान लिया। ठीक है, और बाहर इन्होंने बिल्ली का पसंदीदा भोजन, मान लीजिए मछली रख दिया। ठीक है, मछली रख दिया। अब बिल्ली जो है अंदर, यहाँ पर ये बिल्ली मान लीजिए कि बिल्ली है, बिल्ली यहाँ पर देख रही है, यहाँ भोजन है, तो ये भोजन क्या है, आपका उद्दीपक है। ध्यान से देखिएगा, भोजन क्या है, आपका उद्दीपक है। ठीक है, अब बिल्ली ने जब भोजन को देखा तो उसके अंदर क्या प्रारंभ हुई, अनुक्रिया प्रारंभ हुई, प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, उसने प्रतिक्रिया करना प्रारंभ किया, और भोजन प्राप्त करने के लिए वो उछल कूद करने लगी। तो उसी के अंदर एक ऐसा तार था कि तार पर उसका पैर पड़ा या जो भी था, तो उस तार पर पैर पड़ने से ये दरवाज़ा खुलता था, और जैसे दरवाज़ा खुला, बस बिल्ली ने भोजन खा लिया। ठीक है, पहली बार में उसे इतना समय लगा, दूसरी बार में थोड़ा सा कम लगा, तीसरी बार में और थोड़ा सा कम लगा, चौथी बार में थोड़ा सा कम लगा, और पाँचवीं बार में जैसा कि हम कहते हैं कि एक ही बार में उसने खोल लिया और भोजन को प्राप्त कर लिया। तो बस यही है प्रयास और भूल का सिद्धांत। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक का यही सिद्धांत है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि इसी प्रकार मैकडूगल मनोवैज्ञानिक ने भी कई प्रकार का प्रयोग किया, और यह सिद्ध कर दिया कि पशु या मनुष्य जितनी बार प्रयत्न करता है, उतनी ही उसकी भूलें कम होती हैं और वह सफल हो जाता है। तो कहते हैं प्रैक्टिस से व्यक्ति क्या है, परफेक्ट बनता है। तो वही चीज़ें हैं, जब आप प्रयत्न करते रहेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, जो भी चीज़ें आपके लिए कठिन हैं। अब हम देखते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक का था, इसका शिक्षा में क्या महत्व है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो था इनका, किसका, थॉर्नडाइक का था, याद रखिएगा। इनका शिक्षा में क्या महत्व है, तो हम देखते हैं कि इस विधि से सीखने और सिखाने की क्रिया सरल हो जाती है। ठीक है, इस विधि से सीखने की क्रिया सरल हो जाती है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है किस पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है, जो कि आधुनिक समय में उपयोगी है। यह सिद्धांत बड़े और मंदबुद्धि बालकों के लिए भी उपयोगी है।
भाषा में शुद्ध उच्चारण इस विधि से सीखता है। भाषा में शुद्ध उच्चारण वह इसी विधि से सीखता है। इस विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। इस सिद्धांत से धैर्य और इस परिश्रम के गुणों का विकास होता है। आप देखते होंगे बिल्ली ने कितना धैर्य किया है, ठीक है। चलना, साइकिल चलाना, गणित के प्रश्न हल करना, कलाकृतियाँ बनाना आदि सभी में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पूछा जाता है, सीधे सीधे लाइन आपकी पूछी जाती है कि यहाँ पर कौन सा सिद्धांत कार्य करता है। चलने में, साइकिल चलाने में, गणित के प्रश्न हल करने में, कलाकृतियाँ बनाने में, इन सभी में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों में इस सिद्धांत का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब हमारा आता है पावलोव का सिद्धांत। तो ध्यान से सुनिएगा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमने कौन सा पढ़ा? पहले हमने देखा प्रयत्न और क्या था, भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। नाम याद रखिएगा। अब हम आते हैं पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपका है। चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। पावलोव का सिद्धांत भी देख लेते हैं। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत हम देखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे हम। अधिगम के इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी मनोवैज्ञानिक आई पावलोव ने किया था। सीधे सीधे पूछा जाता है पावलोव कहाँ के निवासी थे? तो ये रूस के निवासी थे। पावलोव कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। कौन? पावलोव। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इनके सिद्धांत का क्या नाम था? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये भी आप याद रखेंगे। इन्होंने सबसे पहले उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध में अनुबंध विकसित किया, ठीक है, अनुबंध द्वारा व्यक्त किया। इन्होंने सबसे पहले उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध को अनुबंध द्वारा व्यक्त किया। इन्होंने एक बॉन्ड बनाया था। अभी हम देखेंगे कैसा बॉन्ड बनाया था। तो पावलोव का प्रयोग देखेंगे। पावलोव ने भी बहुत सारे पे प्रयोग किया था, लेकिन मुख्य रूप से किस पर प्रयोग किया गया था ये पूछा जाता है। तो हम पावलोव के प्रयोग को जानते हैं। पावलोव ने पशुओं पर कई प्रयोग किए। इनका प्रसिद्ध प्रयोग कुत्ते पर किया गया। जो पूछा जाता है पावलोव का कुत्ता जो पावलोव का कुत्ता कह रहे हैं, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे तो उससे आपको याद हो जाएगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। इनका प्रसिद्ध प्रयोग कुत्ते पर किया गया। कुत्ते को एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। भोजन देखते ही उसकी लार टपकने लगती थी, ठीक है। कुत्ता क्या होता था, जब भोजन देखता था तो उसकी लार टपकने लगती थी। कुछ दिनों के बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाने लगी। प्रतिक्रिया क्या की गई कि जब कुत्ते को भोजन देना होता था तब घंटी बजाई जाती थी। उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन भोजन को घंटी बजने के कृत्रिम उद्दीपन से जोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, भोजन तो उद्दीपन था ही आपका, ठीक है, उद्दीपन भोजन था ही, लेकिन उन्होंने इसको जोड़ा किससे? घंटी बजने से जोड़ा कि जब घंटी बजेगी तभी कुत्ते को भोजन मिलेगा, जिसके फलस्वरूप कुत्ता लार टपकाता था। जब घंटी बजती थी तब कुत्ता लार टपकाता था, ठीक है। इसके बाद उसने कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी बजाई। क्या हुआ उसके बाद? पहले क्या था कि जैसे घंटी बजाते थे भोजन दे देते थे, फिर बाद में क्या किया इन्होंने कि केवल घंटी बजाई और भोजन न दिया, ठीक है। घंटी की आवाज़ सुनते ही बिना भोजन देखे कुत्ते ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया, यानी उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? लार बहना, उसका लार टपकने लगा, ठीक है। क्या हुआ? पहले क्या करते थे, ध्यान से देखिएगा कि कुत्ते ने भोजन देखा, उसकी लार टपकी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि भोजन को जो है घंटी से जोड़ दिया कि जब घंटी बजेगी तब भोजन दिया जाएगा, और जैसे घंटी बजती थी बस कुत्ते की लार टपकने लगती थी। एक बार किया गया कि भोजन नहीं दिया गया, केवल घंटी बजी, तो तब भी क्या हुआ, कुत्ते ने जो अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया थी, उसकी प्रतिक्रिया थी, उसको अपना दिखाया और उसकी जैसे लार बहने लगी घंटी बजी तब। इस प्रकार अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपन, घंटी के प्रति भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया, लार बहने में परस्पर संबंध स्थापित हो गया। ये संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है, यानी कि उन चीज़ से उसका बॉन्ड जुड़ गया था, अनुबंध हो गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा ये क्या है। देखिए भोजन क्या था यहाँ पर, हम देखते हैं कि एक कुत्ता था, ठीक है, कुत्ता था। कुत्ते को क्या करते थे हम? भोजन देते थे। कुत्ता भोजन को देखता था, उसकी लार टपकती थी। फिर हमने जोड़ दिया भोजन को घंटी से कि जब हम घंटी बजाएंगे तब कुत्ते की लार टपकेगी, तब हम भोजन देंगे। तो और फिर ऐसे ही चीज़ें चलती रही जैसा हमने बताया है भी। अब हम देखते हैं भोजन क्या था, एक आपका स्वाभाविक उद्दीपन था, ठीक है। भोजन क्या था आपका? एक स्वाभाविक उद्दीपन था। तो भोजन देखता था कुत्ता जब, तो उसकी लार टपकती थी, तो वो भी उसकी क्या थी? स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, ठीक है। भोजन आपका स्वाभाविक उद्दीपन हो गया और लार टपकना कुत्ते की क्या हो गई? स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो गई। फिर हमने क्या किया? भोजन को जोड़ा किससे? घंटी की आवाज़ से जोड़ दिया, ठीक है। यानी कि भोजन क्या था आपका? स्वाभाविक उद्दीपन था, और घंटी बजना क्या था? कृत्रिम उद्दीपन था, ठीक है। तो हमने स्वाभाविक और कृत्रिम दोनों को जोड़ दिया, यानी भोजन और घंटी को जोड़ दिया। लेकिन फिर भी कुत्ते की क्या है? लार बहती रही, यानी कि उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही थी, उसमें वो चेंज नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? केवल भोजन नहीं दिया गया, उसे केवल घंटी की आवाज़ सुनाई गई जो कि कृत्रिम उद्दीपन था, फिर भी उसकी लार टपकी। ये स्वाभाविक ही प्रतिक्रिया थी कुत्ते की। तो यही चीज़ें हैं
कि जब आप एक आदत बना लेते हैं तो उसी आदत के हिसाब से व्यक्ति कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ही इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा कि भोजन से तो लार टपकी ही, फिर भोजन और घंटी से भी लार टपकी, फिर केवल घंटी से भी लार टपकी, तो वो उसके आदत में आ गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं संबंध प्रतिक्रिया का शिक्षा में महत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम इसको। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। यह सीखने की एक विधि है, ठीक है, सीखने की स्वाभाविक विधि है। इसकी सहायता से बुरी आदतों और भय संबंधी रोगों का उपचार कर सकते हैं, ठीक है। इससे अच्छे देखिए कैसे कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे ने गलती की और गलती करने पर तुरंत उसकी पिटाई हो गई, तो क्या होगा, फिर वो बाद में डरेगा कि हम गलती करेंगे तो फिर हमारी पिटाई होगी। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर स्वाभाविक और कृत्रिम दोनों उद्दीपन आ रहा था, यहाँ पर केवल स्वाभाविक उद्दीपन स्वाभाविक प्रतिक्रिया आ रही थी। तो हमने क्या देखा कि गलती करेंगे तो मार खाएंगे, फिर उसमें डर आ गया कि गलती करेंगे तो मार खाएंगे, इसलिए वो गलती नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं इससे अच्छे आचरण और अनुशासन की भावना का विकास किया जाता है। अनुकूलन कार्य करवाने में इस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यह सिद्धांत जो है बालकों के सामाजिकरण करने व वातावरण से सामंजस्य स्थापित करवाने में सहायक होता है। यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा में उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता होती है, जैसे सुलेख, अक्षर और विन्यास, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, इस प्रकार संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत को ध्यान में रखकर अध्यापक शिक्षण कार्य करें तो अपने विषयगत कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर किया था, ठीक है, और पावलोव ने किस पर किया था, कुत्ते पर किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं आगे, एक सेकेंड, चलिए अब हम आते हैं स्किनर के सिद्धांत पर। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, एक सिद्धांत देखते हैं कितना बड़ा है, फिर हम आगे के सिद्धांत को जो है कल पढ़ेंगे। हाँ, स्किनर का पढ़ लेते हैं, फिर बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो स्किनर का कौन सा सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। याद रखेंगे हम, कौन सा सिद्धांत है स्किनर का, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है। तो बीएफ स्किनर ने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति को अभिप्रेरणा मिलती है तब उसके सीखने की जो है क्रियाशीलता बढ़ती है सीखने के लिए, ठीक है। उन्होंने 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। कौन कौन सी क्रिया हैं, क्रिया प्रसूत व उद्दीपन प्रसूत, ठीक है। जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं वे उद्दीपन आधारित होती हैं। क्रिया प्रसूत का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपन से न होकर उत्तेजना से होता है, ठीक है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था, ठीक है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था और पावलोव ने कुत्ते पर किया था। इससे लीवर वाला बॉक्स स्किनर बॉक्स बनाया गया था। तो इन्होंने जो है एक लीवर वाला बॉक्स बनाया था जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया था। लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी। लीवर पर जो है चूहे का जब पैर पड़ता था तो खट की आवाज़ होती थी। इस ध्वनि को सुन चूहा आगे बढ़ता था और उस प्याले में जो है भोजन था उसे मिल जाता था। यह भोजन चूहे के लिए प्रबलन का कार्य करता था। प्रबलन यानी कि पुनर्बलन यानी मोटिवेशन, ठीक है। प्रबलन पुनर्बलन यानी मोटिवेशन का कार्य करता था। चूहा भूखा होने पर प्रणोदित होता था और लीवर को दबाता था, जैसा कि आपने बिल्ली का देखा वैसे ही। इन प्रयोगों में जब प्राणी स्वयं वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। अन्य व्यवहारों को करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। वह पुरस्कृत व्यवहार आसानी से सीख लेता है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, सभी व्यवहार में से वांछित व्यवहार का चयन ही सीखना है, ठीक है। फिर देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला आपका। निष्कर्ष आपका यह निकलता है कि यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। स्किनर के मत में पुनर्बलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। इनका जो है मोटिवेशन पर आधारित है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि स्किनर बॉक्स रखा, इसमें एक इन्होंने चूहे को रखा और एक तार रखा, जैसे उस पर पैर पड़ता था बस भोजन उसे प्राप्त हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखते हैं इनका शिक्षा में क्या महत्व है क्रिया प्रसूत का। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन करता है, ठीक है। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है, यानी कि भागों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। शिक्षा में जो है इस विधि के प्रयोग करने से क्या मिलती है, सीखने में गति भी मिलती है और सफलता भी मिलती है। स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। क्या मत है कि जब भी आप कार्य में क्या है, जब सफलता पा जाते हैं तो आपको संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है, यानी कि मोटिवेशन देता है। इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है। अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रियाओं को बल मिलता है।
यह सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले तथा मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार सीखने में विशेष रूप से सहायक होता है और दैनिक व्यवहार में हम इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो आज ये 3 सिद्धांत हो गए हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो इतना ज़्यादा वो भी नहीं करना है कि आपको समझ में ना आए। बाकी सिद्धांत हम कल ख़त्म करेंगे जैसे जो भी आगे है। और देखिए यहाँ तो आपने इन सब सिद्धांतों को पढ़ा है और मैंने कहा है कि जब ये बुक आपकी समाप्त होगी, ठीक है, जब हम चारों सेमेस्टर की बुक समाप्त कर देंगे फिर हम आपके सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, तो इन चीज़ों को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो ये याद रखिएगा आपका, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।